हम लोग का ये हिस्सा अलग चलेगा दोस्तों। ठीक है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। मैं आपके हाईवे इंजीनियरिंग को ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैं आपके हाईवे इंजीनियरिंग को 3 पार्ट में बांटता हूँ। सबसे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में हम लोग 3 यूनिट पढ़ते हैं। पहला हिस्ट्री, दूसरा हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट नंबर का टॉपिक क्या होता है हमारा, हम लोग स्पेसिफिकेशन पढ़े, और तीसरा हम लोगों ने बेसिक सर्वे पढ़ा। फिर इंट्रोडक्शन हाईवे इंजीनियरिंग का सेकेंड पार्ट आता है दोस्तों, हम लोग मैं जो पढ़ाता हूँ ज्योमेट्री डिजाइन। ठीक है, जो सेकंड आता है वो बता रहा हूँ, डिजाइन। इसके अंतर्गत टोटल 5 यूनिट है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। छोटे छोटे 5 यूनिट है, एक एक दिन का एक एक यूनिट है। फिर तीसरा आता है मटेरियल टेस्टिंग प्लस पेमेंट डिजाइन। और एक और मान लेते हैं चलो ट्रैफिक इंजीनियरिंग। हालांकि ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग अलग हाईवे इंजीनियरिंग से, पर ये हमको पढ़ना पड़ता है, तो एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो मटेरियल टेस्टिंग प्लस पेमेंट डिजाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ज्योमेट्री डिजाइन का वेटेज जो है ना दोस्तों थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू मटेरियल टेस्टिंग और ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ये चैप्टर बड़े हैं, कौन, मटेरियल टेस्टिंग, पेमेंट डिजाइन और ट्रैफिक इंजीनियरिंग। 3 चैप्टर हैं इसमें, बड़े बड़े चैप्टर हैं, लगभग 4 दिन 3 दिन से कम नहीं लगेगा पीसी में। 4 दिन मान लो तीनों में, तो 12 दिन का तीनों सब्जेक्ट रहेगा, ये तीनों टॉपिक रहेगा। पर ये खत्म हो गया तो फिर अगला 5 दिन के अंदर एक एक यूनिट एक एक दिन का रहता है, न्यूमेरिकल सहित 5 दिन के अंदर हम इसको खत्म कर लेंगे, 5 से 6 दिन। तो समझ लो 12 7 19 दिन या 20 दिन का अभी ट्रांसपोर्ट बचा। ठीक है, यहाँ से जो हिस्सा हमने खत्म किया उसके बाद में अभी हम लोग आज पहले शुरू करेंगे मटेरियल टेस्टिंग, इसके बाद पढ़ेंगे पेमेंट डिजाइन, फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फिर हम लोग ज्योमेट्री डिजाइन एक साथ कवर अप करेंगे पूरा। ठीक है, शुरू करते हैं। आज हम लोग का टॉपिक शुरू होगा पहला हाईवे मटेरियल टेस्टिंग। दोस्तों चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है, फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश चैप्टर है। एक पेज छोड़ दीजिएगा, वो सेक्शन खत्म हुआ इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन। अब उसके बाद एक पेज छोड़ के हम शुरू करेंगे आज का फर्स्ट टॉपिक हाईवे मटेरियल टेस्टिंग है। क्या शुरू करेंगे दोस्तों, हाईवे मटेरियल टेस्टिंग। हाईवे मटेरियल टेस्टिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे कैसे इसको समझा जा सकता है, इसको हमको पूरा देखना है भैया। ठीक है, तो देखते हैं हाईवे मटेरियल टेस्टिंग क्या होता है, कैसे समझा जा सकता है, इसको क्या सोचते हैं हम लोग इसके बारे में, इसको पूरा समझ लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों हाईवे मटेरियल टेस्टिंग के अंदर हम लोगों को हाईवे में पहले हाईवे के कंपोनेंट जानने पड़ेंगे। सबसे पहले कि हमको टेस्ट किसका करना है, हमको पहले ये पता करना पड़ेगा कि हमको टेस्ट किन चीजों का करना है। जब हमको पता चल जाएगा किन चीजों का टेस्ट करना है, तो फिर उसमें हमको क्या क्या टेस्ट पढ़ना है वो देखना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट ऑफ हाईवे। सर सबसे पहले हम किसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कंपोनेंट ऑफ हाईवे के बारे में। कंपोनेंट हाईवे में, हाईवे के कंपोनेंट में हमको ये लिखना पड़ेगा कि हाईवे मटेरियल जो होते हैं वो बेसिकली 4 कंपोनेंट को बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहला मैं एक क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग बोल रहा हूँ ना, डिजाइन नहीं बोल रहा हूँ, ड्राइंग ऑफ रोड ले लेते हैं। हम एक रोड का क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग ले लेते हैं, ये आपको इंटरव्यू में पूछेगा। ठीक है, हमारे यहाँ ये कॉमन क्वेश्चन है इंटरव्यू में छत्तीसगढ़ पीएससी के, कि चलो एक रोड का क्रॉस सेक्शनल ड्राइंग बना के बताओ उसमें कौन कौन से लेयर्स होते हैं। तो हम लोग के एक रोड में, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये मान लो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस है। कुछ इस प्रकार से हमारा एक पेमेंट चल रहा है, ऐसा ही होता है हमारा पेमेंट। ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल, थोड़ा सा समझेंगे इसको।
मान लेते हैं ये यहां तक का हिस्सा शोल्डर है, ये हिस्सा क्या है, शोल्डर है दोनों साइड पे, ठीक है, यहां तक का हिस्सा शोल्डर हो गया। यहां से यहां तक का हिस्सा हो गया दोस्तों कैरिएज वे, ये हो गया कैरिएज वे, ठीक है। और ये आपका स्लोपिंग साइड उतरेगा 1:2 के रेशियो में, ये 1:2 के रेशियो में उतरता है, हम लोग को पता है। इस पूरे सेक्शन को बोलते हैं दोस्तों इम्बैकमेंट। जैसे ऐसा उठा के बनाए, नहीं भी बनाओगे तो रोड जनरली ऐसा ही बनता है आपका, ठीक है। मैं दोनों हिस्सा बताऊंगा। अब इसको समझना है हम लोगों को बेसिक चीज इसमें। सबसे पहले इस रोड में हमको क्या क्या चीजें करनी है सर। फर्स्ट लेयर, सबसे टॉप का लेयर दोस्तों, सबसे टॉप का लेयर ब्लैक कलर डार्क ब्लैक पेमेंट होगा, ब्लैक टॉप पेमेंट। डामर वाले रोड की बात बता रहा हूँ, फ्लेक्सिबल पेमेंट ही जनरली हम लोग बताते हैं। ये हमारा ब्लैक टॉप पेमेंट हो गया। ये होता है दोस्तों वियरिंग कोर्स, वियरिंग कोर्स सर। वियरिंग कोर्स क्या होता है सर, वियरिंग कोर्स किसको बोलते हैं, जो टीयर एंड वियर, टीयर मतलब फटना, कागज को आप फाड़ोगे टीयरिंग कहलाएगा, और वियर मतलब रगड़ खाना, जो रगड़ को सहे उस कोर्स को क्या बोलेंगे दोस्तों, वियरिंग कोर्स कहेंगे। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, जल्दी बताओ, ठीक। टीयर और वियर, तो वियरिंग कोर्स क्या है, जो रगड़ को सहे उसको हम बोले वियरिंग कोर्स, ठीक है। उसी प्रकार सबसे नीचे जो ये क्या है, अर्थ सरफेस है, यस और नो, ये कौन है, अर्थ सरफेस है, ठीक है। तो इस अर्थ सरफेस को ही बोलते हैं दोस्तों सब ग्रेड। अर्थ सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग, सब ग्रेड। इस अर्थ सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा और मोटा बना देता हूं, ज्यादा ऊंचा बना दिया हूं क्योंकि मैं, इसके बाद 3 ही लेयर है क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर हम लोग बड़ी गिट्टियां, बड़े साइज के एग्रीगेट, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट एंड ब्रोकन ब्रिक्स, टुकड़े ईंट के, ईंटा का टुकड़ा, बड़े साइज की गिट्टियां, ठीक है, अनडायमेंशन एग्रीगेट जिनको बोलते हैं उनको, ठीक है, भर देते हैं, ठीक। ये कहलाता है दोस्तों ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन को हम बोलते हैं, जो सेकंड लेयर बना सब ग्रेड के बाद सर, सब बेस लेयर, ये हो गया सब बेस। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, चलो उसको सुधारूंगा मैं, ज्यादा ऊंचा हो गया एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड साइज ऑफ एग्रीगेट डालेंगे, ठीक है, ग्रेडिंग करते हुए 10 12 20 30 साइज के एग्रीगेट्स डालेंगे। वो साइज कैसे पता करेंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको। ये हमने स्टैंडर्ड साइज ऑफ एग्रीगेट डाल दिया पूरा। ये कोर्स कहलाता है दोस्तों बेस कोर्स, ये कोर्स कहलाता है बेस कोर्स सर, ठीक है। और लास्ट सबसे ऊपर इसको मिटा के साफ सुथरा कर दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, ज्यादा ऊपर चला गया ये, इतना ऊंचा नहीं बना सकते अपन, ठीक है। ये ब्लैक टॉप पेमेंट हुआ, वही सेम लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये ब्लैक टॉप पेमेंट हुआ, इसको बोले सर हम लोग बीयरिंग कोर्स, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोले सर, बीयरिंग कोर्स बोले, इस तरीके से। ये हमारा हो गया सेक्शन कंप्लीट 1:2 में, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ लेयर्स है एक रोड के अंदर, तो लिखेंगे इन ए पेमेंट देर आर 4 टाइप्स ऑफ लेयर्स प्रेजेंट। कौन से 4 प्रकार के लेयर है सर, कुछ बता पाएंगे। पहला लेयर है, ठीक है, कौन सा, सब ग्रेड, ठीक है। दूसरा लेयर है सब बेस, तीसरा लेयर है बेस कोर्स, चौथा लेयर है बेरिंग
कोर्स सर। चार प्रकार के सर हमारे पास क्या है, लेयर्स हैं। ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन ड्राइंग ऑफ पेमेंट, ऐसा टुकड़ा में काटा पेमेंट को और ऐसे ब्लॉक को बाहर निकाल के आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस ब्लॉक में आपने नीचे देखा कि मिट्टी है, नेचुरल अर्थन मटेरियल है, ठीक है। अर्थ 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 सरफेस जो भी होगा उसको हमने कहा सब ग्रेड, उसके ऊपर होगा सब बेस, फिर बेस कोर्स और लास्ट है हमारा दोस्तों बेस कोर्स और लास्ट है हमारा वीरिंग कोर्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। चलो, कौन कौन से चार लेयर है बोलेंगे सभी लोग, कौन कौन से चार लेयर है बोलो सब लोग, जल्दी जल्दी बोलो भैया लोग। सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और वीरिंग कोर्स, ये चार लेयर है हमारे पास। यस और नो, जल्दी बताएंगे भैया लोग सभी लोग। ठीक है सर, ये चार लेयर है हमारे पास, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और वीरिंग कोर्स। इन चारों लेयर्स को ध्यान से सुनते चलना, इन चारों लेयर्स को हम कैसे डील कर सकते हैं, ध्यान से। ये लेयर कभी नहीं भूलना है, याद रखना, ये लेयर ही हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं बोलूंगा पर ये लेयर ही हाईवे इंजीनियरिंग। यदि इनको आप भूले तो आप कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो दोस्तों। तो उसके लिए फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको बस इसको नहीं भूलना है, ये चीज याद रखना है। इस चीज को आप भूले तो आप खत्म हो कहानी। चलो शुरू करते हैं, सबसे पहला सब ग्रेड। ठीक है, सब ग्रेड कौन होता है सर, फर्स्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट। किसी भी पेमेंट का क्या रहेगा, ये बॉटम मोस्ट लेयर रहेगा दोस्तों। तुम्हें कुछ उधर नहीं दिख रहा होगा, ठीक कर देता हूं इसको। ठीक है, चल जाएगा। ये क्या है सर, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ क्या है सर, पेमेंट है। ठीक है, ये क्या है सर, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट है, कौन, सब ग्रेड। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किससे बना होता है, कंस्ट्रक्टेड बाय नेचुरल अर्थिंग मटेरियल, नेचुरल अर्थिंग मटेरियल। फंक्शन क्या होगा इसका, फंक्शन वर्क क्या होगा इसका, इसका वर्क है टू बियर ऑल काइंड्स ऑफ लोड। ठीक है, टू बियर ऑल काइंड्स ऑफ लोड, इसका मेन फंक्शन रहेगा। ये दो रूप में मिलेगा दोस्तों सब ग्रेड। दो प्रकार का रोड हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे गांव में रोड देखेंगे, गांव या सड़कों के अंदर, गांव में जो गली है या फिर जो गांव के रोड हैं, जो छोटे गांव के अंदर विलेज रोड जिनको कहते हैं, छोटा छोटा रोड जो रहता है, आधा किलोमीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर। तो जनरली हम लोग ऑब्जर्व करेंगे गांव के जो रोड होंगे सर, उसमें जमीन के ऊपर ही गिट्टी, ध्यान सुनना क्या बोल रहा, जमीन के ऊपर ही गिट्टी, यानी कि सब बेस और बेस कोर्स, दो प्रकार की गिट्टी बिछती है। वैसे तो हम लोग 4 लेयर बिछाते हैं, ठीक है, WBM और GSB, WBM के 2 लेयर, GSB के 2 लेयर। ठीक है, WBM भी इसको भी बोलते हैं, वाटर बोर्न मैकेडम के थ्रू इस गिट्टी को दबाया जाता है, क्रश किया जाता है। WBM के 2 लेयर, GSB के 2 लेयर, टोटल 4 लेयर हो गए। और उसके ऊपर आपका ब्लैक टॉप सरफेस 2 लेयर में चढ़ेगा, डामर मतलब। एक होगा आपका जो थोड़ा सा डामर मोटा वाला रहेगा, थिकनेस, जो उसको बाइंडिंग करके रखेगा, एक उसके ऊपर ब्लैक टॉप इवन सरफेस चढ़ेगा, जो अलग अलग होता है, BMMS ऐसा अलग अलग नाम से हम लोग रोड में बोलते हैं उसको। वो आप लोग को नहीं जानना है, आप लोग को मेन बेसिक क्या जानना है कि जो सबग्रेड है वो 2 प्रकार का है। यदि हमको ये पता है कि अगल बगल से हमारे रोड को प्रोटेक्शन मिला हुआ है, यानी कि अचानक से कोई जानवर, आदमी या कोई भी चीज हमारे रोड में नहीं आ पा रहा है। सेकंड प्रोटेक्शन है, यदि नीचे की मिट्टी अच्छी, खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा जब नीचे की मिट्टी अच्छी होगी, जैसे कि सरगुजा एरिया, जैसे कि बस्तर एरिया, नीचे पथरीला चट्टान है, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, स्वेलिंग श्रिंकेज बहुत कम है। यदि मिट्टी है भी तो मुर्मी मिट्टी या रेतीली मिट्टी है, जिसमें कि कोहेजन 0 है। तो इस प्रकार की मिट्टियों में हम डायरेक्ट सबग्रेड के ऊपर, डायरेक्ट जमीन को ही सबग्रेड मानते हुए उसके ऊपर बेस को, सब बेस, बेस कोर्स और वीरिंग कोर्स अप्लाई कर देते। पर जैसे मेरा गांव है मुंगेली एरिया, आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा में पता है, मुंगेली एरिया में ब्लैक कॉटन सॉइल, कवर्धा मुंगेली एरिया ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया है। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल, कवर्धा मुंगेली राजनांदगांव एरिया पूरा ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया है। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया है उसमें क्या होगा, उसमें दिक्कत ये होगा कि यदि मैं
जमीन को सब ग्रेड मान लूं और उसके ऊपर अपना बेस सब बेस कोर्स वीरिंग कोर्स अप्लाई करूं, तो कल देख रहे पानी, खेतों में पानी आएगा, जमीन फूलेगा, और फिर जब पानी जाएगा जमीन सिकुड़ेगा, तो उसके जमीन नीचे का जमीन जब फैलेगा सिकुड़ेगा तो ऊपर की गिट्टी और डामर भी फैलेगा सिकुड़ेगा। गिट्टी तो चलो फैल सिकुड़ सकता है, पर डामर में क्या आ जाएंगे, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाएंगे, और क्रैक्स में फिर अगले बरसात में पानी भरेगा और वो डामर आपका एक साल के बाद क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे जगहों पे हम क्या करते हैं, जैसे मेरे गांव एरिया, कभी जाऊंगा तो तुमको भेजूंगा फोटो, ऐसे जगहों हम क्या करते हैं, जमीन से अलग ऊपर उठा के इम्बैकमेंट बनाते हैं। इम्बैकमेंट मतलब मिट्टी का एक ढेर, जिसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करके मिट्टी का एक अपर सरफेस बना ले। लेकिन ये वो सेम मिट्टी नहीं होगी। जनरली क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग, पैसा बचाने के लिए बगल के खेत से ही मिट्टी उठा के पाट दिए, तो तुमने ब्लैक कॉटन सॉइल ही फिर पाट दिया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, रोड फिर डैमेज होगा। उसमें प्रावधान रहता है कि आप खेत की मिट्टी नहीं, आप अच्छी मुर्मी मिट्टी यानी कि नॉन कोहेसिव सॉइल, नॉन स्टिकी सॉइल लेकर आओ, उससे उसके इम्बैकमेंट को बनाओ। वो इम्बैकमेंट अब आपका सब ग्रेड कहलाएगा। वो भी अर्थन मटेरियल ही है, इसीलिए मैं लिखा क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय नेचुरल अर्थन। वो भी अर्थन मटेरियल ही है वो इम्बैकमेंट। अब उसके ऊपर आप सब बेस कोर्स और वीरिंग कोर्स डालो तो आपका क्या होगा, वो चलेगा। तो तुमको प्रैक्टिकली दो प्रकार के आपको सब ग्रेड दिखाई देंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे जनरल नॉलेज का चीज है। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर हमने रोड से ऊपर मिट्टी का ऐसे ढेर देखा, उसके ऊपर तुम लोग ये सफर किए होगे, तुमको पता है रोड बाकी बगल अगल की जमीन से कुछ ऊंचा रोड बने रहता है, ठीक है। तो ये जो कुछ ऊंचा है सर, ये किस प्रकार का इम्बैकमेंट है, क्या है? आप तो बोल रहे थे कि जमीन ही सब ग्रेड है, तो फिर ये ऊंचा क्या है? तो वो तुमको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया। दो कारण होते हैं, एक तो उसका मेन पर्पस है कि नॉर्मल रोड से ऊंचा रहेगा तो गाय या जानवर जो है उसमें चढ़ने से डरते हैं, रोड उनको सेपरेट समझ में आता है कि अलग रोड है, फर्स्ट। और सेकंड मेन सबसे मेन रीजन है नेचर ऑफ द सॉइल। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्लियर है क्या सभी को? जल्दी बताओ सबग्रेड क्या होता है सर, जल्दी से बताओ, क्लियर है सभी को? ठीक है। तो हम लोग सबग्रेड लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुम फील्ड में देखोगे, ये फील्ड नॉलेज है, थोड़ा सा फील्ड में जब आओगे तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ा चीज नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। तो सबग्रेड क्या है? पहला बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ द पेमेंट है। सेकंड क्या है? कंस्ट्रक्टेड बाय द नेचुरल अर्थन मटेरियल है। तीसरा वर्क टू बियर द ऑल काइंड्स ऑफ लोड है। ये हुआ दोस्तों सबग्रेड। सबग्रेड के बाद अगला नंबर का वो आता है हमारे पास, और तो कोई नहीं आने वाला है ना, इसको बंद कर देते हैं अब, हो गया काफी टाइम झेल लिए, ठीक है, 20-25 मिनट हो गया। चलो, सब ग्रेड के बाद अगला कौन सा आएगा? सब बेस। ठीक है। सब बेस का मेन काम क्या है सर? जो हम लोग को ध्यान से सुनेंगे तो हम लोग को जब जो टेलफोर्ड आए थे, सीधा सीधा टेलफोर्ड की बात करें तो टेलफोर्ड ने ड्रेनेज वर्ड इंट्रोड्यूस किया था हमारे लिए, एक ड्रेनेज नाम का शब्द भी होगा। वो ड्रेनेज फैसिलिटी हम कैसे देंगे? जो पानी ऊपर डामर सरफेस से कैम्बर के थ्रू बह के चला गया हो तो चला गया, पर दुनिया में जितने भी नेचुरल मटेरियल हैं वो क्या है दोस्तों? पोरस है, यानी उनमें कुछ ना कुछ छेद या छिद्र तो होगा ही होगा। जितना भी मटेरियल, यानी कि यदि डामर के ऊपर, रोड के ऊपर पानी गिर रहा है और वो साइड में कैम्बर के थ्रू साइड स्लोप से बह जा रहा है, तो 100% है कि पूरा पानी नहीं बहेगा, उनमें पोरस होने की वजह से कुछ पानी सीपेज होके नीचे भी आएगा। क्या मेरी बात से सब सहमत हैं? जल्दी बताएंगे। मैं एक एक चीज को समझा समझा के पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो उसको समझते चलना। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या? बताएंगे जल्दी से, बोलो भैया लोग, क्लियर है सभी को? बताएंगे जल्दी से। ठीक। तो यहाँ तक का हम लोग का हिस्सा समझ में आ रहा है कि सब बेस हम लोग क्या देने वाले हैं। सब बेस में हम लोग को देना है ड्रेनेज फैसिलिटी। सब बेस बेसिकली यूज होता है फॉर दी ड्रेनेज फैसिलिटी, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? अबव फ्रॉम सब ग्रेड, सब ग्रेड लेयर अबव फ्रॉम, इतना लेयर अबव फ्रॉम सब ग्रेड। ये कौन सा लेयर है सर? जो सब ग्रेड से क्या रहेगा? ऊपर रहेगा सर। ये कौन सा लेयर है जो सब ग्रेड से क्या रहेगा? ऊपर रहेगा। लेयर अबव फ्रॉम सब ग्रेड, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, सब ग्रेड ये क्या चीज है सर? ये लेयर है जो सब ग्रेड के ऊपर रहेगा। इसका मेन फंक्शन क्या है, वर्क क्या है? कंस्ट्रक्टेड बाय, दूसरा पॉइंट लिखते हैं, कंस्ट्रक्टेड बाय
ठीक है। लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट, ध्यान से सुनना, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस ब्रोकन ब्रिक्स, ये किससे कंस्ट्रक्ट होगा? लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट और ब्रोकन ब्रिक्स के पीसेस से। पीसेस ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स लिख लो, पीसेस ऑफ ब्रोकन ब्रिक्स। इसका फंक्शन क्या होगा? वर्क क्या होगा? वर्क प्रोवाइड ड्रेनेज फैसिलिटी, ठीक है, प्रोवाइड ड्रेनेज फैसिलिटीज। ये क्या प्रोवाइड करेगा दोस्तों? ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसका वर्क क्या होगा? प्रोवाइड ड्रेनेज फैसिलिटीज है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसमें प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को भी लिख देते हैं, इधर का मिटा रहा हूं ना आप लोगों के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं। इसमें प्रॉब्लम होगी दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, प्रॉब्लम ऑफ मड पंपिंग। मैं बताऊंगा आगे चल के मड पंपिंग होता क्या है। प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मड पंपिंग, प्रॉब्लम ऑफ मड पंपिंग ऑकर्स इन दिस लेयर। मड पंपिंग का जो प्रॉब्लम है वो इस लेयर में ही पाया जाता है सर। प्रॉब्लम ऑफ मड पंपिंग ऑकर्स इन दिस लेयर, ठीक है। मड पंपिंग का जो प्रॉब्लम है वो इस लेयर में ही क्या होता है? मिलता है हम लोगों को, ठीक है सर। ये भी समझ में आ गया कि मड पंपिंग का प्रॉब्लम की वजह से हमको दिक्कतें जाती है। प्रॉब्लम ऑफ मड पंपिंग ऑकर्स इन दिस लेयर, इजी है एकदम, बहुत आसान है। अगला पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5 में जाएंगे दोस्तों। ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब मड पंपिंग क्या होता है 2 सेकंड में समझाऊंगा ना, अभी चिंता मत करो। अगला लेयर आते हैं। अगला लेयर कौन सा है जल्दी बताओ तो? सब ग्रेड के बाद सब बेस हो गया, सब बेस के बाद बेस कोर्स आएगा सर, ठीक है। अगला लेयर कौन सा सर? बेस कोर्स। बेस कोर्स कौन सा लेयर है लिखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर का लेयर अबव दी। हम लोग कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? ऊपर से नीचे तो नहीं आ सकते, सबसे नीचे पहले करेंगे। देखो क्या सबसे पहले सिखाया, जैसे एक रोड बनना है तो रोड में हम लोग क्या करेंगे? पेड़ और झाड़ी का सफाई करेंगे पहले, छोटा मोटा घास फूस होगा उसको भी क्या करेंगे? सफाई करेंगे। फिर जो नेचुरल अर्थ एंड मटेरियल उसको उसमें रोलर चला के कस के उसको कॉम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि एट द एंड सारा लोड उसी के ऊपर जाना है। भले आप गिट्टी बिछा लो, सीमेंट बिछा लो, कंक्रीट बिछा लो, लेकिन ये सब लोड को सह के सप्लाई कहाँ करेंगे? जमीन में ही। एट द एंड सारा लोड जमीन को ही सहना है, तो हम उसको खूब रोलिंग और कॉम्पैक्ट करेंगे। यदि फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात की जाए तो वो कौन है? सब ग्रेड है। फिर जो जमीन कॉम्पैक्ट हो गई उसके ऊपर हम WBM से, यानी कि बड़ी गिट्टियों से गिट्टियों बिछा के उसको वाटर बोर्न मैकेडम के थ्रू रोलिंग करेंगे। 2 लेयर में बिछाते हैं, लेयर बाय लेयर बिछाने से कॉम्पैक्शन अच्छा होता है। ये आप लोग जियोटेक में सीख चुके हैं। हम लोग जब भी कोई कॉम्पैक्ट करते थे तो क्या करते थे? किसी भी मोल्ड में भरते थे तो लेयर बाय लेयर, 3 लेयर 4 लेयर 5 लेयर में, उससे कॉम्पैक्शन अच्छा होता है। इसको भी लेयर बाय लेयर किए। ये हुआ सब बेस। सब बेस में जनरली ब्रोकन ब्रिक्स बोलते हैं, लेकिन मैं कहीं यूज होते नहीं देखा, शायद वो पुराना है। ये हाँ, ये कहाँ पे होता था? पुराने आरईएस के रोड्स में होता था। अभी जब आरईएस का रोड हम लोग उखड़वाते हैं ना, अब बनवाते हैं, तो उस समय का नॉर्म्स में वो था, ऐसा नहीं लोग फर्जी करते थे, नॉर्म्स में था। उसमें हम लोगों को दिखता है पुराने अच्छे क्वालिटी का ब्लैक टॉप गिट्टी, जो पहले गिट्टियां मिलती थी अच्छी मिलती थी वो, और ये ब्रोकन ब्रिक्स के स्टोन्स मिलते थे, तो ये हम लोगों को मिलता है। इसका मेन काम ड्रेनेज है। ये आपके रोड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता, ये मेन ड्रेनेज फैसिलिटी देता है, ताकि पानी इसके बीच में, बड़ी गिट्टियां हैं तो पोर्स बड़े बड़े होंगे, तो इजी वे में पानी क्या होता है? ड्रेन आउट हो सके। मिट्टी में कम से कम पानी पहुंचे। यदि मिट्टी में पानी पहुंचेगा तो क्या होगा? कीचड़ बनेगा। वही कीचड़ क्या करेगा? मड पंपिंग करेगा आगे चल के, ये मैं समझाऊंगा आगे चल के। फिर तीसरा आता है हम लोगों का बेस फोर्स। बेस फोर्स कौन सा है? लेयर अबव। देखो मैं सब चीज एक सीरीज में सिखा रहा हूँ, एक के ऊपर एक। तो लेयर अबव सब बेस इज नोन एज लेयर अबव सब बेस इज नोन एज बेस फोर्स। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। किससे बने रहेगा? कंस्ट्रक्टेड बाय किससे बना रहेगा? वेल ग्रेडेड एंगुलर एग्रीगेट। वेल ग्रेडेड का मतलब क्या है? ऑल साइज अवेलेबल। जियोटेक में हम लोग पढ़े हैं वेल ग्रेडेड किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ, जिसमें सभी साइज मौजूद हो। ऑल साइज अवेलेबल,
ठीक है। और एंगुलर मतलब क्या है, शेप एंगुलर रहेगा, तो हम बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ चुके हैं, एंगुलर शेप का शियर स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और एग्रीगेट इंटरलॉकिंग पैटर्न रहेगा, यानी कि दो गिट्टियों के बीच में, ऐसे एंगुलर गिट्टी है, तीसरी गिट्टी आके से फंस जाएगी, तो बिना कोई सीमेंट कंक्रीट यूज किए एक दूसरे के ऊपर फंसे रहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल रेलवे है। रेलवे में मैं हमेशा लेता हूँ एग्जांपल, ट्रेनें, ट्रेन का जो रेल होता है, पटरी जो होता है, वो किसके ऊपर होता है, इन्हीं गिट्टियों के ऊपर। इतना भारी भरकम कई हजार टन का रेल और कई हजार टन सामान ले करके भड़बड़ भड़बड़ उस पटरी के ऊपर दौड़ रहा है। पटरी किसके ऊपर है, कोई सीमेंट कंक्रीट से बाउंडेड नहीं है, एग्रीगेट के ऊपर, ना सीमेंट ना कंक्रीट ना बिटुमिन, कुछ नहीं, बस ऐसी एग्रीगेट बिछा हुआ, लेकिन वो एग्रीगेट खलता नहीं है। ऑब्जर्व किया क्या, जल्दी बताओ। इतना वाइब्रेशन में आपके घर का कप प्लेट हिलने लग जाएगा जी, उसके घर का बगल में होगा तो, पटरी के बगल में, लेकिन वो गिट्टी नहीं हिलता, बिकॉज ऑफ एग्रीगेट इंटरलॉकिंग पैटर्न। तो हमको क्या करना है, वेल ग्रेडेड एंगुलर एग्रीगेट क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। फिर तीसरा पॉइंट आएगा दोस्तों इसके बाद, कि तीसरा पॉइंट इसका फंक्शन क्या होगा, वर्क क्या होगा। तो इसका वर्क क्या होगा सर, इसका वर्क स्ट्रेंथ देना है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करेगा। और इसका एक और फंक्शन होगा, इट प्रिवेंट मड पंपिंग, या मड पंपिंग को रोकेगा, इट प्रिवेंट मड पंपिंग। अभी मड पंपिंग क्या होता है तुमको नहीं पता है, और ना मैंने आपको बताया, थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा। ये क्या चीज को प्रिवेंट करेगा सर, मड पंपिंग को रोकेगा, इट प्रिवेंट मड पंपिंग। तो हम लोग के पास ये हो गया। अगला लेयर बेस कोर्स। बेस कोर्स क्या है, देखो कौन कौन से लेयर थे बताओ तो एक बार सब लोग जल्दी बताओ, कौन कौन से लेयर हमारे पास मौजूद थे दोस्तों, बताएंगे जल्दी से, बोलो यारो, कौन कौन से लेयर हमारे पास मौजूद थे। शाबाश, सब ग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और वीरिंग कोर्स है। सबसे नीचे वाला लेयर कौन सा है, सबसे नीचे वाला लेयर कौन सा है जल्दी बताओ। सब सब ग्रेड कौन है, सब ग्रेड। सब ग्रेड किससे बना हुआ है जल्दी बताओ, सब ग्रेड किससे बना हुआ है, नेचुरल अर्थ एंड मटेरियल से, ठीक है। कोई भी हो सकता है, यदि इम्बैक्टमेंट बनाएंगे तो भी नेचुरल अर्थ एंड मटेरियल है, डायरेक्ट रोड यूज करेंगे तो भी नेचुरल अर्थ एंड मटेरियल है। पॉइंट नंबर 2, सब ग्रेड के ऊपर कौन है जल्दी बताओ, सब ग्रेड के ऊपर कौन है, फटाक से बताएंगे, कौन है, बेस, सब बेस। सब बेस कौन है जल्दी बताओ, सब बेस कौन है, किससे बना हुआ है सब बेस, सब बेस किससे बनाते हैं हम लोग जल्दी बताओ, कंस्ट्रक्टेड बाय, बोलो, सबको बोलना है। अरे तुम लोग चुप रहते हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, तुम लोग को सुबह सुबह यदि बोलोगे तो एक्टिव रहोगे, ठीक है। किससे बना है, लार्ज साइज ऑफ एग्रीगेट और ब्रोकन पीस से। फिर तीसरा कौन सा आता है जल्दी बताओ, थर्ड पॉइंट कौन सा है फटाक से बोलने का, हाँ, बेस कोर्स। बेस कोर्स किससे किससे बना हुआ है जल्दी बताओ, बेस कोर्स किससे बना हुआ है, कौन बताएगा, वेल ग्रेडेड एंगुलर एग्रीगेट, ठीक है। चलो, सुबह सुबह कौन 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 अभी 5 बजे उठ रहा है इस ठंड में, कौन कौन बच्चा 5 बजे उठ रहा है, अभी कोई है जो उठता है 5 बजे, एक और, बस, ठीक है। देखो सुबह का पढ़ाई, जब आपका ये साइंटिफिक है, तुम लोग भले उसको एक्सेप्ट करो या मत करो, साइंटिफिक है कि तुम रात को 10 घंटा पढ़ लो। हो सकता है तुम ये एक्सेप्ट कर चुके हो, तुम्हारा दिमाग, कि तुम्हारी पढ़ाई रात को अच्छी होती है, पर तुम खुद सोचो कि यदि मैं दिन भर काम करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा शरीर थक जाएगा। उसके बाद यदि मेरे कोई कोई कुछ काम करने बोलेगा तो मैं पूरी इफिशियंसी के साथ उस काम को नहीं कर पाऊंगा। फिजिकल वर्क को, मेरे हाथ पैर में दर्द करेगा, दिन भर क्रिकेट खेल के आया हूँ, कोई रात को मेरे को कोई सामान उठाने बोल देगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। दिन भर काम किया हूँ, कोई रात को क्रिकेट खेलने बोलेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर रात भर जब हमारा दिमाग चैन से सोता है, आप यदि 10 घंटे या कई साल, कई 50 साल, 30 साल जब आप आंख बंद करके मेडिटेशन करते हो, ध्यान में बैठते हो, तब कहीं जाके आपको एक ब्लैंकनेस, यानी कि बिना विचार का कुछ पल, कुछ सेकंड समझ लो, मिलता है। वो आप पहुंचना शुरू करते हो, जिसमें विचार खत्म हो जाते हैं। जब आप कई साल ध्यान करोगे तब, वो भी बचपन से करते रहोगे तब, एक एज के बाद तो आपके अंदर इतने थॉट्स आ चुके हैं कि वो आपको थॉटलेस
टाइम पीरियड तो देंगे ही नहीं। आपका कंटिन्यू दिमाग, इवन आप कुछ नहीं सोच रहा हूँ यही सोच रहे हो, मतलब आप कुछ सोच रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात को? आपका दिमाग है ये सोच रहा है ना कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, यानी कि आप कुछ सोच रहे हो। तो ये ना मेडिटेशन में बहुत मुश्किल से आता है। पर जब आप दिन भर काम के रहोगे और जब आप सोओगे, और वो 4 से 5 घंटा जो आपके सोने के पीरियड का आपका दिमाग ब्लैंक होगा, उस 4 से 5 घंटे आपके दिमाग में ना कोई सपना आएगा ना कुछ आएगा, सिर्फ आप गहरी नींद में सोओगे। 5वें घंटे के बाद तो हमारे एज के लोगों का दिमाग चालू हो जाता है, कुछ ना कुछ थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, दिमाग चलते रहता है। जैसे ही आपका आंख खुलेगा बीच बीच में कुछ कुछ चीजें होंगी, सपने आएंगे, ये सब होता है। इसीलिए सुबह भोर का सपना बोलते हैं, क्योंकि नींद खुल गई होती है, दिमाग जाग गया होता है, हम उठना नहीं चाहते रहते। तो दिमाग तो जाग गया है, तो वो थॉट्स लेते रहता है, वो सपने के रूप में हमको दिखते हैं। तो वो जो 4 से 5 घंटा है वो ब्लैंक हो जाते हो, यानी कि तुम तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से अब क्या हो चुका है, रिफ्रेश हो चुका है। जिसको मेडिटेशन के थ्रू तुम कई सालों में पाओगे, वो तुम्हारी नींद तुमको, गहरी नींद, थकने के बाद की नींद तुमको 4 से 5 घंटे दे देती है, और 1-2 मिनट नहीं, 4 से 5 घंटे देगी। उसके बाद जब तुम सुबह 5 बजे उठोगे, मान लो तुम 7 घंटा सोए, 7 घंटा ठीक है, अच्छी बात है सोना, वैसे बुजुर्गों के लिए, हम यंग्स के लिए 5 से 6 घंटा काफी, फिर ठीक है। तुम 7 घंटे के बाद जब सुबह 5 बजे उठे, तुम जल्दी खा के सो जाओ 10 बजे, सुबह 5 बजे उठे तुम, तो उस समय तुम्हारा दिमाग अपने क्षमता में सबसे हाईएस्ट इफिशियंसी में होगा। तुम उसका उपयोग नहीं कर पाते, तुम्हारी गलती। पर किसी मशीन की इफिशियंसी या किसी शरीर की इफिशियंसी कब सबसे ज्यादा होगी, जब उसको आप पर्याप्त मात्रा में आराम दिए होगे, उसको पर्याप्त मात्रा में रिकवरी का मौका दिए होगे, तब उसकी इफिशियंसी क्या होगी, पीक पे होगी। तो इफिशियंसी उसकी क्या हो गई, पीक पे पहुंच गई है। अब तुम सुबह सुबह जब उसका यूटिलाइजेशन करोगे 2 ढाई 3 घंटे सुबह का, तो वो तुम्हारा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। ठीक है, तो ये तुम लोग को मैं सबको समझा रहा हूँ एज ए स्टूडेंट लाइफ, इसको थोड़ा सा इनिशिएट करो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आओ, बहुत फायदा मिलेगा। जरूरी नहीं है तुम रात को भी पढ़, भाई मेरे तो जो टॉपर दोस्त है फर्स्ट सेकंड रैंकर, वो रात को ही पढ़ते थे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दिन में पढ़ता था तो सुबह उठ के पढ़ता था, तो वो लोग रात को पढ़ते थे, तो वो लोग तो हमेशा फर्स्ट आए हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है, आपका इच्छा शक्ति से लेना देना है, परंतु वो उसके अलावा कोई काम नहीं करते थे। दिन भर फिजिकल वर्क जीरो, दिन भर पढ़े सुस्त टाइप से, सिर्फ पढ़े पढ़े पढ़े, रात को दबा के पढ़ते थे। जो थोड़ा बहुत कॉलेज का काम है कॉलेज कर लिए, कॉलेज के बाद घर आ गए, थोड़ा होमवर्क है वो कर लिए, फिजिकल वर्क जीरो है, तो शरीर थकता नहीं था, दिमाग थकता नहीं था, तो वो रख सकते थे। ठीक है, हम खेलने कूदने वाले आदमी थे, तो हमारा शरीर थकता था, हमको आराम की जरूरत पड़ती थी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा अपने शरीर को ढालते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करना सुबह उठने का। चलो आगे चलते हैं, ये चौथा पॉइंट हो गया, इट प्रिवेंट मच पॉइंटिंग। अगला आते हैं दोस्तों, वियरिंग कोर्स। पॉइंट नंबर 4, वियरिंग कोर्स। दोस्तों सुबह उठ के थोड़ा रिविजन कर लोगे, प्राणायाम कर लोगे, थोड़ा दौड़ लोगे या चल लोगे ना, या उठ बस जाओ थोड़ा रिविजन कर लो, तो मैं 100% बता रहा हूँ क्लास में बहुत एक्टिव और पंक्चुअल रहोगे। ठीक है, फटाफट मुंह से आवाज निकलेगा, इसलिए मैं बोला उठा था। चलो वीरिंग कोर्स में आते हैं। वीरिंग कोर्स क्या है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट। वीरिंग कोर्स क्या है, टॉप मोस्ट लेयर है इसका पेमेंट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कंस्ट्रक्टेड बाय, किससे बना हुआ है, कंस्ट्रक्टेड बाय एग्रीगेट चिप्स। एग्रीगेट चिप्स यानी कि गिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े प्लस बिटूबी। ठीक है, एग्रीगेट चिप्स प्लस बिटूबी से बना है, कंस्ट्रक्टेड बाय। काम क्या है, वर्क क्या है इसका, टू रजिस्ट वियर एंड टियर। दोस्तों ये क्या करेगा, रजिस्ट करेगा वियर और टियर को। ठीक है, वियर एंड टियर, जिसमें वियरिंग क्या है, टियरिंग क्या है, ये लिख लो किनारे में। टियर मतलब किसी चीज को आप फाड़ो, यानी कि क्रैक्स आना, रोड में क्रैक्स को रजिस्ट करेगा, क्रैक्स को। वियरिंग मतलब फ्रिक्शन या रगड़ को रजिस्ट करेगा। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूं, किसी चीज को फाड़ोगे तो और किसी चीज को रगड़ोगे तो, इन दोनों को क्या करेगा, रजिस्ट करेगा। प्रोवाइड ए स्मूथ राइडिंग सरफेस,
एक और फंक्शन क्या होगा, एक और फंक्शन प्रोवाइड ए स्मूथ राइडिंग सरफेस। ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक स्मूथ राइडिंग सरफेस क्या करेगा दोस्तों, प्रोवाइड करेगा। 4 पॉइंट इसमें भी हो गए। फिरिंग कोर्स के अंदर भी टॉप मोस्ट लेयर ऑफ क्या है, ये पेमेंट है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टेड बाय एग्रीगेट चिप्स प्लस बिटुमिन। कंस्ट्रक्ट किससे करेंगे, एग्रीगेट चिप्स और बिटुमिन से इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्क टू रेजिस्ट वियर एंड टियर। और चौथा पॉइंट क्या है, बताओ चौथा पॉइंट, प्रोवाइड ए स्मूथ राइडिंग सरफेस। फोर्थ पॉइंट क्या है दोस्तों, प्रोवाइड ए स्मूथ राइडिंग सरफेस। यहां तक क्लियर हो गया क्या सबको, जल्दी बताओ यस और नो। यहां तक क्लियर भैया लो, ठीक शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ तक का हिस्सा 4 पॉइंट क्लियर हो गया। कौन कौन से 4 लेयर पढ़े हम लोग, तो सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और वीरिंग कोर्स। चारों का फंक्शन पढ़ लिए, चारों की चीजें पढ़ लिए। अब हमको चारों का टेस्ट पढ़ना है। अब सोचो 4 लेयर ही इतना डिफिकल्ट है, तो चारों का टेस्ट कितना होगा। ठीक है, लेकिन कठिन नहीं है, सब हमने कॉलेज में किया है मटेरियल टेस्टिंग के अंदर। तो हम लाइन से पढ़ेंगे। सबसे पहले उन सबको पढ़ने से पहले टॉपिक जो बचा है मड पंपिंग क्या होता है, इसको देखेंगे। देखो मड पंपिंग कुछ नहीं है, मैं इजी समझाता हूं। क्या होता है कि जब बारिश का पानी गिरा तो 100% वाटर कैम्बर के थ्रू ड्रेन आउट नहीं हो पाता, क्योंकि हमारा रोड सरफेस एक परवियस या फिर पोरस नेचर का सरफेस है। तो क्या होता है, 90% पानी तो ड्रेन आउट हो गया, पर रेस्ट ऑफ द 10 to 12% वाटर क्या होता है, सीप डाउन होता है, यानी कि नीचे की ओर परकुलेट होता जाता है। जब ये नीचे की ओर परकुलेट होगा, ये 10 to 12% वाटर नीचे की ओर जाते जाता है, तब ये नीचे जाते हुए एक समय में यदि यदि ध्यान से सुनना, यदि हम लोगों का जो सब बेस कोर्स है, सब बेस कोर्स मतलब वो ब्रोकन ब्रिक्स वाले कोर्स जो है, यदि वो उसको बाहर की ओर ड्रेन आउट नहीं कर पाएगा, तो वो उसके थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे जमीन में पहुंच जाएगा और जमीन को धीरे 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 करके गीला करते जाएगा। इससे नीचे की जमीन में क्या डेवलप होगा, कीचड़ डेवलप होगा, मड। क्या डेवलप होगा, मड। जब ऊपर दबाव पड़ेगा पेमेंट में, बड़े बड़ी गाड़ियां ट्रकें जब जाएंगी, दबाव पड़ेगा पेमेंट में, तब ये दबाव धीरे धीरे लोड कहाँ ट्रांसफर होगा, नीचे की ओर। तो ये जो लोड है सर, ये नीचे की ओर क्या होगा, ट्रांसफर होगा। जब नीचे की ओर ये लोड ट्रांसफर होगा तो वो मड दबेगा। हम लोग गाँव में हम लोग खेलते थे, मैं हर बार ये एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत इजी एग्जाम्पल है ये, मेरा फेवरेट भी एग्जाम्पल है। हम लोग गाँव में जब छोटे थे तब, तो हमारे गांव में रोड जो था, अब बहुत पिछड़ा गांव है मेरा, लगभग 600-650 का आबादी है। हम लोग का पंचायत भी नहीं है गांव, बगल गांव से मिल के बनता है। अभी उसमें 300-350 लोग ही रहते हैं, सब पलायन कर दिए इधर उधर। तो समझ लो हम लोग जब छोटे थे तो गांव में खेलते थे, तो उस समय रोड नहीं था। तो रोड नहीं था, अभी लटपट बना है सीसी रोड, तो रोड नहीं था, तो उसमें पत्थर ऐसे, लाल पत्थर जो बोलते हैं हम लोग, वो ऐसे ब्लॉक ब्लॉक के रूप में बिछा रहता था बरसात के समय, समझ लो। तो हम लोग क्या करते थे, जब एक भाई गया तो मैं जैसे आगे चल रहा हूँ, मेरा भाई पीछे, कजिन पीछे चल रहा है, तो मैं जोर से पत्थर में कूद देता था। तो उसके नीचे कीचड़ आ गया है। अब जब मैं कूदता था तो दबता था, तो कीचड़ निकलता था बाहर। सेम प्रोसेस यहाँ पे होता है। जब ऊपर से लोड पड़ता है तो ये कीचड़ किधर आएगा, ऊपर की ओर पंप होगा। किधर पंप होगा, ऊपर की ओर पंप होगा। कहानी सबको समझ में आ रहा है। और ये पंप होके ये जो जो मड है, ये कहाँ पे पहुंच जाएगा आपका, सब बेस और बेस कोर्स में। सब बेस और बेस कोर्स एग्रीगेट है या ब्रोकन ब्रिक्स है या अच्छे एंगुलर एग्रीगेट है, इनके बीच फ्रिक्शन होना जरूरी है, तब ये ऊपर के लोड को सह पाएंगे। ये मड जो है, कीचड़ जो है, इनके फ्रिक्शन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मड पंपिंग क्यों कहा गया ये मैंने समझा दिया। जो पानी है रिच के नीचे जाएगा, 10 से 12% पानी बारिश का धीरे धीरे एक कीचड़ में बदलेगा, जिसको मड कहेंगे। जब लोड ऊपर से पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तब ये कीचड़ ऊपर की ओर उठेगा दब के, जिसको बोले मड पंपिंग। मड पंपिंग पूरा ऊपर वीरिंग कोर्स तक तो रेयर पहुंचता है, बहुत रेयर, ठीक है। जब बहुत हैवी होगा लोड तभी पहुंचेगा, नहीं तो ये बेस कोर्स और सब बेस, ठीक है, यानी ब्रोकन ब्रिक्स वाला और अच्छे एंगुलर एग्रीगेट वाले के बीच में फंसा होता है, और उसके शियर स्ट्रेंथ को कम करता है, रगड़ को कम करता है, रगड़ सहने की क्षमता को, कैसे, बीच में लुब्रिकेटिंग का काम करके। तो ये इसके स्ट्रेंथ को कम कर देता है। इस मड पंपिंग की प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई, अच्छा
सब बेस नहीं होने की वजह से, इसीलिए मैंने सब बेस में क्या लिखा है, प्रॉब्लम प्रोवाइड, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी, मड पंपिंग की। इसको ड्रेनेज प्रोवाइड करना था बाहर की ओर, किनारे किनारे बड़े पत्थर लग गए, नहीं निकल पाया पानी बाहर, तो ये पानी कहाँ चला गया, नीचे चला गया मिट्टी में। तो मड पंपिंग किसकी वजह से हुआ, प्रॉब्लम किसकी वजह से आया, सब बेस की वजह से। अब मड पंपिंग हो रहा है, ऊपर पानी जा रहा है, सब बेस के बीच से गुलकता हुआ ऊपर कहाँ पहुंच गया, सब ग्रेड तक। अब इसको रोकेगा कौन, सब ग्रेड। यदि आप सब ग्रेड में वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज, जैसे हमारे यहाँ क्या करते हैं ठेकेदार लोग, अलाली में खुद का उनका क्रशर प्लांट है, गिट्टी को जो साइज पाते हैं तोड़ के ले आते हैं और उसी गिट्टी से सब काम कर देते हैं। इंजीनियर लोग भी प्रेशर नहीं डालते ज्यादा, चल काम तो हो रहा है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, आपको वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज करना चाहिए। अब क्या होता है, वो लोग छोटे साइज की गिट्टियां यदि यूज करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया, जितना स्मॉलर साइज ऑफ एग्रीगेट होगा स्पेसिफिक सरफेस एरिया उतना ज्यादा, स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो डामर की खपत भी आगे चल के क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है। वो नहीं चाहते कि उनका डामर का खर्चा बढ़े, तो क्या करते हैं, बड़े साइज साइज के गिट्टी तोड़वा लेते हैं, वही ला देते हैं, कोई वेल ग्रेडेड एग्रीगेट यूज नहीं करते। पर उन बेचारों को ये नहीं पता है कि इधर लोग स्पेसिफिक सरफेस एरिया बचाते हैं, उधर बड़ा साइज ऑफ एग्रीगेट यूज करके, उधर इंजीनियरिंग वे में देखोगे तो बड़े साइज के एग्रीगेट के बीच में पोर्स भी बड़े होते हैं जिनके बीच डामर ज्यादा धंसता है। तो कुल मिलाकर उनका डामर उतना ही लगता है जितना मैं कैलकुलेट किया अपने दिमाग से। पर वो इस चीज को नहीं समझ सकते, मैं कोशिश किया समझाने का, तो उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है पुश्तैनी, वो उसी में अड़े रहेंगे। ठीक है। अब क्या होगा इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो सब बेस है वो क्या किया आपका, क्या क्या दिया, मड पंपिंग कर दिया। अब ये मड पंपिंग को यदि वेल ग्रेडेड एंगुलर एग्रीगेट है तो एग्रीगेट इंटरलॉकिंग पैटर्न के कारण वो मड को ऊपर जाने नहीं देगा अपने लेयर से। जब मड ऊपर नहीं जा पाएगा तो इस तरीके से सब ग्रेड की वजह से, सब बेस की वजह से मड पंपिंग हुआ, लेकिन उसका ऊपर वाला बेस कोर जो है, जो पंप को ऊपर होने नहीं दे रहा है, वो उसको क्या कर देगा, प्रिवेंट कर देगा। सबको समझ में आया मड पंपिंग, जल्दी बताओ, बोलेंगे भैया लोग। चलो खुद से लिखो मड पंपिंग के बारे में, खुद से लिखो सभी लोग मड पंपिंग के बारे में, कि मड पंपिंग होता क्या है, किस वजह से हुआ और उसको प्रिवेंट कौन करेगा। पहले होता क्या है ये लिखो, फिर उस पर इफेक्ट क्या आएगा ये लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखना। पहले होता क्या वो लिखो, फिर उससे इफेक्ट क्या आएगा वो लिखो। ठीक है। फिर लास्ट लिखना होता क्या है, इफेक्ट क्या आएगा। खुद से लिखो जल्दी जल्दी, फटाफट लिखेंगे खुद से, फटाफट लिखो सब लोग खुद से। चलो लिखो जल्दी जल्दी। हो गया, लिख लिए।
हो गया सभी का? बोलेंगे अभी चलो फटाफट बताओ सब लोग। एक दो जन और बोलो। चलो, मड पंपिंग की कहानी खत्म होती है, ठीक है। मड पंपिंग की कहानी खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं मटेरियल टेस्टिंग। सबसे पहले हम कौन से मटेरियल के बारे में देखेंगे? नीचे से लेयर शुरू करते हैं। सबसे नीचे का लेयर कौन, जल्दी बताओ? मटेरियल टेस्टिंग। सबसे नीचे का मटेरियल कौन? सब बेस। तो हम सबसे पहले किसका मटेरियल टेस्ट करेंगे? ऑफ, हेडिंग डालेंगे सब ग्रेड दोस्तों, बेस नहीं। तुम लोग चक्कर में मैं भी हो जाऊंगा। सब ग्रेड दोस्तों। सबसे नीचे का मटेरियल कौन? सब ग्रेड। अब सब ग्रेड कौन है, जल्दी बताओ? सब ग्रेड कौन है? स्टार मार्क। सब ग्रेड इज ए, सब ग्रेड इज ए नेचुरल अर्थन मटेरियल। यस और नो? जल्दी से बताएंगे सर। अब सर सब ग्रेड इज ए नेचुरल अर्थन मटेरियल। सर सब ग्रेड कौन है? एक नेचुरल अर्थन मटेरियल है। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों क्लियर है क्या सभी को? बताएंगे फर्स्ट पॉइंट। सब ग्रेड इज ए नेचुरल अर्थन मटेरियल, फर्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, स्टार मार्क डाल के पॉइंट नंबर 2, सर सब ग्रेड एक प्रकार का नेचुरल अर्थन मटेरियल है। इजी। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है कि इसके लिए टेस्ट कौन कौन से होंगे? टेस्ट, ठीक है। तो एक प्रकार से ये अर्थ का टेस्ट हुआ, सॉइल टेस्टिंग हुआ, यस और नो? सॉइल का स्ट्रेंथ टेस्ट करना है। तो हम लोग टेस्ट कौन कौन से करेंगे? टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। कौन कौन से स्ट्रेंथ होते हैं? कौन कौन से स्ट्रेंथ होते हैं सॉइल के? शेयरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल फर्स्ट। सेकंड, bearing strength of soil। और थर्ड, penetration strength of soil। हम टोटल इन तीन स्ट्रेंथ को निकालेंगे। इन तीनों के ऊपर हमको अलग अलग टेस्ट करने हैं। फर्स्ट पॉइंट, फॉर जिन लोग जियोटेक पढ़ चुके हैं, इसको हम डिटेल जियोटेक में पढ़ चुके हैं। फॉर shear strength of soil लिख लो टेस्ट फॉर, टेस्ट फॉर shear strength of सॉइल के shear strength के लिए टेस्ट कौन कौन से हैं? तो अब इसको जियोटेक में हम लोग बहुत तगड़े से पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो मैं इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं डालूंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा। जो चार्ट हम लोग सॉइल मैकेनिक्स में इसको पढ़ते हैं shear strength के अंदर, जियोटेक के अंदर, वो जो फाइनल चार्ट एक मैं बनाता हूँ इन शॉर्ट वाला, सिर्फ उसी को बनाते हैं। जैसे कि उसमें क्या क्या होता है सर? सीरियल नंबर होता है, टेस्ट नेम होता है, ठीक है, टेस्ट नेम होता है, एपरेटस यूज्ड होता है, एपरेटस यूज्ड के बजाय फॉर विच सॉइल लिख लेते हैं। एपरेटस यूज्ड भी लिख सकते हो पर वो तो उसका नाम से ही रहता है, चलो ठीक है, फॉर विच सॉइल लिख लेते हैं। किस प्रकार के सॉइल के लिए? विच टाइप ऑफ सॉइल, फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल लिख लेते हैं। चलो सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 1 टेस्ट नेम क्या होगा? सबसे पहला टेस्ट क्या पढ़ते थे हम लोग? बॉक्स शियर टेस्ट। बॉक्स शियर टेस्ट का और दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी बताओ तो। बॉक्स शियर टेस्ट का और दूसरा नाम किसी को याद है? डायरेक्ट शियर टेस्ट। शाबाश मैम, ऑब्लिक डायरेक्ट शियर टेस्ट, बहुत बढ़िया। बॉक्स शियर टेस्ट या फिर इसी को बोलते थे डायरेक्ट शियर टेस्ट। ये कौन सा एपरेटस यूज होता था? बॉक्स यूज होता था, ठीक है। अब इतना ही लिख सकते हैं, क्या करें, तो नाम ही उन लोग का वैसी होती ना। ट्राइक्सियल में ट्राइक्सियल कंप्रेशन टेस्ट मशीन यूज होगा, ठीक है, तो उसको छोड़ते हैं। फॉर विच टाइप ऑफ सॉइल? फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर नॉन कोहेसिव सॉइल, ठीक है। ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं लिखेंगे, सब सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े हैं, तो बस हम कौन सा टेस्ट किसके लिए है वो लिखते हैं, कहानी को खत्म करते हैं। बॉक्स शियर टेस्ट के बाद अगला टेस्ट कौन सा होता था, जल्दी बताओ तो। बॉक्स शियर टेस्ट के बाद अगला टेस्ट कौन सा होता था? ट्राइक्सियल टेस्ट,
ट्राइक्सियल टेस्ट में ट्राइक्सियल apparatus यूज होगा। किसके लिए यूज होता था? ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल। किसके लिए यूज होगा? सभी प्रकार के सॉइल के। फिर तीसरा क्या था, जल्दी बताओ। तीसरा क्या था? अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यही था। अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, ये किसके लिए होता था? अनड्रेन्ड सैचुरेटेड क्ले के लिए, यानी कोहेसिव सॉइल के लिए। फोर्थ कौन सा होता था? वेन शियर टेस्ट, ये किसके लिए होता था? अनड्रेन सैचुरेटेड क्ले के लिए ही होता था। हो गया, बस इतना ही रखो इसमें, ज्यादा टाइम हम मत मारो। ये पूरा डिटेल में एक एक चीज इसके हम लोग सारा ऑपरेटर ऑपरेटर डायग्राम वाइग्राम सारे डिटेल क्वेश्चन आंसरिंग हम लोग उसमें पढ़ चुके हैं, तो उसी में आता है ये। और यदि आ भी गया तो उसी का क्वेश्चन मानते हैं हम लोग इसको। मान लो ट्रांसपोर्ट के चार के बीच में एक ठोक आ गया कि इनमें से कौन सा टेस्ट फील्ड टेस्ट है, तो वेंसियर टेस्ट फील्ड टेस्ट होता है, तो हमको ये लगेगा किसका क्वेश्चन है? जियोटेक, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हम तो यही मान के चलेंगे ना कि सॉइल का क्वेश्चन है। अब ऐसा तो सेक्शन वाइज तो देता नहीं कि ट्रांसपोर्ट शुरू, ट्रांसपोर्ट के अंदर 10 क्वेश्चन, ऐसा तो देता नहीं है। 150 क्वेश्चन देगा या 100 क्वेश्चन देगा, 100 वाला पेपर है तो। चल, ये हो गया शियर टेस्ट। शियर टेस्ट के बाद अगले दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको अच्छे से पढ़ने हैं। बियरिंग टेस्ट, टेस्ट फॉर बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, टेस्ट नंबर 2 हेडिंग डालेंगे। आज इसको खत्म करेंगे ही हम लोग, इन दोनों टेस्टों को। टेस्ट फॉर बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। दोस्तों, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का टेस्ट कैसे कैसे करना है इसको देख लेते हैं। मतलब बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। तो बियरिंग स्ट्रेंथ के अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे? तो बियरिंग स्ट्रेंथ के अंदर हम लोग का टेस्ट का नेम है दोस्तों, टेस्ट नेम प्लेट लोड टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? प्लेट लोड टेस्ट। ठीक है, पाइल लोड टेस्ट एक होता है, प्लेट लोड टेस्ट होता है। पाइल स्ट्रेंथ के लिए पाइल लोड टेस्ट यूज करते हैं, उसको हम लोग पाइल फाउंडेशन में पढ़े सॉइल मैकेनिक्स में। प्लेट लोड टेस्ट हम लोग बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के अंदर पढ़े, चैप्टर नंबर 16 सॉइल मैकेनिक्स में, याद होगा सभी को। चलो मुद्दे पे आते हैं, प्लेट लोड टेस्ट कैसे करते हैं इसको डील। ये हमारा प्लेट का डायमीटर होगा, सर्कुलर प्लेट यूज होगा। ये हमारा प्लेट का रॉड यूज हुआ। यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग हैवी स्प्रिंग होता है। इसके ऊपर यहाँ पर पे हम लोग लोड रखते हैं। यहाँ कहीं पे हम लोग को दिखे, जहां से विजिबल हो वहां से डायल गेज यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ये क्या होगा? डायल गेज यूज हो गया। ये डायल गेज डिफ्रैक्शन बताएगा कि कितना धंसा सॉइल अंदर। ठीक है, डायल गेज क्या बताएगा? डिफ्रैक्शन बताएगा। ये हुआ दोस्तों प्लेट लोड टेस्ट। एक सेकंड रुकिएगा ना, को आदत नहीं हैवी चीज पहनने का। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्लेट लोड टेस्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों। थोड़ा फ्री रहा। ये हो गया डायल गेज। डायल गेज के नीचे क्या आ गया? स्प्रिंग। स्प्रिंग में ये आ गया प्लेट आपका, ये आ गया प्लेट सर। अब इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी ट्रांसपोर्ट के अंदर? सॉइल मैकेनिक्स के अंदर तो हम दुनिया जान की चीज पढ़े ही पढ़े हैं। ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़नी है इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट चीज है प्लेट लोड टेस्ट के अंदर, सबसे पहला साइज ऑफ प्लेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होता है, साइज ऑफ प्लेट। साइज ऑफ प्लेट इसमें कितना कितना होगा ध्यान से सुनना दोस्तों। 30 सेंटीमीटर ऑब्लिक। अब 15 का पहाड़ा पढ़ दो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौ 60, 15 पंचे 75। तो चार प्रकार का हम लोग का प्लेट हो गया, 30, 45, 60 और 75 सेंटीमीटर का चार टाइप का प्लेट हम लोग यूज करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट कौन सा? स्टार मार्क डाल के लिख रहा हूँ, एमपी क्वेश्चन है ये। बहुत ज्यादा हर आपको ऑनलाइन के जितने पोर्टल खोलोगे मिल ही जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ऑफलाइन में कम है ये। अच्छा, इधर कट रहा है सर, बताइएगा।
अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है दोनों में? चलो ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज क्या होता है इसका जल्दी बताएंगे, 75 सेंटीमीटर, याद रख। अभी ठंडा जब तक चलेगा चलेगा, हर रिकॉर्डिंग में चलेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज क्या रहेगा? 75 सेंटीमीटर। ठीक, स्टैंडर्ड साइज कितना रहेगा सर? 75 सेंटीमीटर। मोस्ट यूजेबल साइज कौन सा होगा? मोस्ट यूजेबल साइज, सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइज कौन सा होगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइज कौन सा होगा? 30 सेंटीमीटर। ये मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ा चुका हूँ, नया चीज नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। यहां तक कैसा क्लियर हो गया? हम लोग इसमें लोड कितना अप्लाई करते हैं? लोड अप्लाइड, लोड अप्लाइड 320 kg। रेट ऑफ लोडिंग कितना होता है? सब स्टैंडर्ड रहता है ना, रेट ऑफ लोडिंग कितना रहता है? लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग कितना रहता है सर? 0.07 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेट ऑफ लोडिंग है। प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हम लोग लोड अप्लाई कर रहे हैं? 0.07 kg आप लोड अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सबसे मेन आता है स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन। स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन ये कितना होगा? 0.125। और यार यहीं पे तो दिक्कत होता है, रुक जाओ ना, मैं बता रहा हूँ। 0.125 सेंटीमीटर। हाँ हाँ, एक बार देखो तो, 0.125 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, सही है सही है सही है, ठीक ठीक। 0 पॉइंट कितना रहेगा स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन? 0.125 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी को जब mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा mm में? बताओ, mm में 1.25 mm दोस्तों। तो ये दोनों मोस्ट एमपी है, इसको लिख लेना मोस्ट एमपी, सबसे ज्यादा इसी को पूछता है इसमें। ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन कितना देखेंगे? स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन कितना होगा सर? 0.125 mm होगा। ठीक है, सेंटीमीटर होगा। यहां तक का कहानी हमको क्लियर है। इसके बाद की नेक्स्ट कहानी में आते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या हम लोग पता कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड सारे वैल्यूज हो गए। अब इसमें हम लोग को क्या क्या पता करना है उसको देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हम लोग को क्या क्या चीजें देखनी है सर, तो उसमें आते हैं। बाय दिस टेस्ट वी गेट टू वैल्यूज। इस टेस्ट के द्वारा हमें दो मान प्राप्त होंगे। बाय दिस टेस्ट वी गेट टू वैल्यूज, हमें दो मान प्राप्त होंगे। कौन कौन से दो मान होंगे इसको देखेंगे। फर्स्ट है दोस्तों के इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, ध्यान से सुनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। ठीक है, बल्क मॉडुलस नहीं है, ये बल्क मॉडुलस नहीं है। के हम नया वर्डिंग दे रहे हैं, है मतलब वैसे ही कुछ, लेकिन थोड़ा अलग वर्डिंग दे रहे हैं। के क्या है? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। जब मैं आपको पेमेंट डिजाइन पढ़ाऊंगा अगला यूनिट, आज से 4-5 दिन बाद, तब उसमें हम लोग फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट के भी डिफरेंस पढ़ेंगे। तब हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट में चीज बात करेंगे कि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो डिजाइन स्ट्रेंथ होता है वो बेसिकली किस, ये पीडब्ल्यूडी जेई में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो के ऊपर। ठीक है, आगे चलते हैं। के मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, और सेकंड है ई यंग्स मॉडुलस ऑफ, ये तो सबको पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब कैसे पता करेंगे के और ई? तो फर्स्ट आते हैं के फॉर के हम कैसे पता करेंगे सर? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम प्रेशर निकालेंगे। प्रेशर क्या होता है चलो बताओ जल्दी से। स्टेप वन, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे जल्दी बताओ? प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया। होगा कि नहीं होगा जल्दी बताओ, यस और नो बोलेंगे भैया लोग। एरिया क्या? सर्कुलर प्लेट है जिसका डायमीटर, अच्छा ये सर्कुलर प्लेट होता है, डायमीटर लिख दो। ठीक है, यदि रेक्टेंगुलर होगा तो इसी को 30 क्रॉस 30, 70, 45 क्रॉस 45, 70 क्रॉस 70, 75 क्रॉस 75 ऐसा चलेगा। ठीक है, ये अभी तो सर्कुलर में डायमीटर लिख लो।
क्या आप एरिया सर्कुलर का पता कर सकते हो जिस प्लेट का दिया रहेगा π/4 इंटू डी स्क्वायर? यस और नो, जल्दी बताओ, क्या आप पता कर सकते हैं? जल्दी से बोलेंगे, नहीं कर पाओगे? ठीक है, चलो पता चल जाएगा। स्टेप नंबर 2, के इज इक्वल टू पी बाय, जो भी प्रेशर आएगा डिवाइडेड बाय डेल, के इज इक्वल टू पी बाय डेल फॉर प्लेट लोड टेस्ट, फॉर प्लेट लोड टेस्ट। डेल मीन्स क्या है? स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन। डेल मीन्स क्या है? स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन। और इसका मान पहले से सेट है 0.125 सेंटीमीटर। इसका मान पहले से कितना सेट है? 0.125 सेंटीमीटर। यस और नो, जल्दी बताओ। स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन तो है ही है सर, और इसका वैल्यू कितना हम लोग का पहले से सेट है? 0.125 सेंटीमीटर। सो नाउ के इज इक्वल टू पी बाय, जल्दी बताओगे, 0.125 सेंटीमीटर। यस और नो, जल्दी बताएंगे। सबको क्लियर है क्या भैया लोग? फटाक से बोलेंगे। अब यहां पर पे एरिया किसी का भी दिया, किसका दिया रहेगा एरिया? मान लो या तो 30 का देगा या 70 का, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज कौन सा है? जल्दी बताओ, स्टैंडर्ड साइज कौन सा है? 75। और या तो किसका देगा, या तो किसका देगा? मोस्ट यूजेबल साइज का 30 सेंटीमीटर का। जनरली इन्हीं दोनों के साथ खेलता है, पर किसी के साथ भी खेले। रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट साइज ऑफ प्लेट, क्या रिलेशन बनेगा? दो डिफरेंट प्लेट के साइज में क्या रिलेशन बनेगा दोस्तों? इसको भी देख लेते हैं, ठीक है? ध्यान से सुनते चलना, बहुत आसान है भैया, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है? अच्छा, फोर्स तो हम लोग का फिक्स रहेगा, जल्दी बताओ यस और नो। फोर्स हम लोग का फिक्स रहेगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? अभी तो तुम लोग एफएम पढ़ रहे हो, जल्दी बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है? बोलेंगे भैया लोग, सब लोग एफएम पढ़ रहे हो, तुम लोग बताओ फोर्स का यूनिट क्या रहता है सर? कौन बताएगा? बोलो ना यारो, कैसे कर रहे हो? हाँ, फोर्स का यूनिट क्या होगा सर? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कोई भी। न्यूटन सर, ठीक है। न्यूटन का यूनिट क्या होगा? जल्दी बताओ, न्यूटन का यूनिट क्या होगा? कौन बताएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत आसान है सर। अब इसमें छोटा सा चीज मैं आप लोग को सिखा देता हूं। यदि तुम लोगों को एक का के दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ, ऐसा करते हैं, रिलेशन बिटवीन, सीधा क्वेश्चन ही लिखते, इसी लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन K30 एंड K70। आप किसी भी प्लेट का निकाल सकते हो ना, इससे एकदम इजी सिखा रहा हूं। K30 और K70 क्या रिलेशन बनता है? K1D1 इज इक्वल टू K2D2। लिख लो, फॉर एनी साइज ऑफ प्लेट, किसी के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। K1 कितना होगा? K1 जितना इधर आया, जिसका भी आया होगा, K1 इंटू D1, मान लो 30 है, इज इक्वल टू K2 इंटू D2, मान लो ये 75। ये 75 है यार, मैं बार बार 70 बोल देता हूँ, सॉरी। ये 75 है, ठीक है? तो ये K2 होगा। अब जिसका दिया होगा K1 उसको लिख दो, ये निकला होगा। और जिसका जानना होगा उसको यहाँ पे, उसको क्वेश्चन मार्क रख दो। यस और नो, जल्दी बताओ, बन जाएगा सबसे? हाँ कि ना? बोलेंगे भैया लोग। इजी, एकदम बहुत आसान है सर। ये हुआ दोस्तों मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। अब मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन बताता क्या है? ये तो वो चीजें हैं जो बुक में लिखाई हुई है। ये हमको एक्सप्लेन क्या करेगा, या क्या चीज हमको निकाल के देगा? यदि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन अच्छा है, इसका मतलब क्या है? मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। यदि एक अर्थ सरफेस है, मैं के बारे में समझा रहा हूं, व्हाट इज के, व्हाट इज के क्या है? ठीक है, के क्या चीज, ये तो याद रख लेना। ये फॉर्मूला खत्म हो गया। थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके बाद पेनिट्रेशन भी कोशिश करना है समझाने का, ठीक है? 8:30 तक खत्म करेंगे, तो 9 से 11। देखो, एफएम का चिंता बिल्कुल मत करना, एफएम का रिकॉर्डिंग में एक साथ आप लोग को दूंगा लाइन से, ठीक है? जिन लोग का एफएम छूट रहा है, भाई तुम्हारे पास लिंक होगा यूट्यूब का, तुम उसको एक बार नहीं 20 बार देखो, डाउनलोड कर लो। मेरे को ज्यादा हेडेक नहीं, बस तुम डाउनलोड करके उसको इधर उधर सर्कुलेट मत करना। क्यों? क्योंकि मैं नौकरी वाला आदमी हूँ, फ्लो फ्लो में कुछ बोल दिया मान लो, तो तुम तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे, लेकिन बहुत बड़ा मार्केट है जिसको मेरे से बहुत तकलीफ है, तुमको भी पता है। ऐसे ही कोई गूगल मीट के अकाउंट को सस्पेंड नहीं करवाता है, ठीक है? तो
बहुत अब तुमको उतना दूर से नहीं समझ पाएगा। 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ रायपुर बिलासपुर आने का, अब तक नहीं आ पाया हूँ। पैसा कौड़ी सब होने के बाद, पहचान अप्रोच सब होने के बाद अब आ जाऊंगा लगता है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं है। और यदि तुम थोड़ा सा भी गलती करोगे तो उससे तुम्हारे, मेरा क्या है यार, मैं तो अच्छा खासा नौकरी तनख्वाह पाते ही रहूंगा, मेरा जिंदगी और मैं दूसरा काम करके चला लूंगा या दूसरे स्कूल के बच्चों को पढ़ा लूंगा। पर तुम्हारे जैसे तुम्हारे आने वाले बैच लोग को फिर मैं नहीं मदद कर पाऊंगा कुछ, वो तो बंद हो ही जाएगा तुरंत पढ़ाना मेरा। तो तुम लोगों के ऊपर है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा रिस्क लेके देता हूँ अपने ऊपर। जब इतना रिस्क ले रहा हूँ तो तुम लोग भी थोड़ा सा सेफ्टी दे देना। ठीक है, ज्यादा दोस्ती यारी मत निभाना मेरे वीडियोस में। ठीक है, बाकी तुम जो करना है करो, खुद को खुद पढ़ा दो ना अगले को, क्या दिक्कत है जिसको तुमको देना रहता है, क्योंकि ऐसा करते हो तुम लोग, मेरे को पता है। ऐसे ही थोड़ी गूगल मीट का अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तुम लोग लिंक भेजे होगे 10-50 लोग को फोकट फाकट का ज्वाइन करने के लिए, तब तो हुआ है। ठीक है, चलो मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज के क्या है सर? के क्या चीज है इसको देखते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक लोड है, ठीक है, एक एक गाड़ी चल रहा है, इस गाड़ी का व्हील लोड नीचे अप्लाई हो रहा है, ये मान लो अर्थ सरफेस है। ये कौन है? सीधा अर्थ सरफेस में गाड़ी चल रही है। तो इस लोड के अपोजिट एक रिएक्शन डेवलप होगा। रिएक्शन डेवलप होगा किसके द्वारा? बाय दी सॉइल ऑब्लिक सबग्रेड। किसके द्वारा डेवलप होगा? बाय दी सॉइल ऑब्लिक सबग्रेड। ठीक है, के द्वारा एक रिएक्शन डेवलप होगा। रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, ध्यान से सुनना, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक मॉडुलस यूज कर लिए। मॉडुलस मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट रिएक्शन हमने यूज किया, दैट वन इज के। ये रिएक्शन जितना ज्यादा होगा अर्थ सरफेस उतना क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही? जल्दी बताओ। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर हो रहा है? ठीक, तो जब भी हम पेमेंट का पेमेंट किस प्रकार का होना चाहिए, चॉइस ऑफ पेमेंट, जब भी हम वर्ड यूज करते हैं तो उस चॉइस ऑफ पेमेंट में दोस्तों हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अर्थ का स्ट्रेंथ पता करना। और उस अर्थ का कौन सा स्ट्रेंथ? सब ग्रेड का स्ट्रेंथ पता करना। यदि सब ग्रेड कौन सा स्ट्रेंथ? उसमें भी बीरिंग स्ट्रेंथ। बीरिंग स्ट्रेंथ में हम क्या पता करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट के का मान। यदि के का मान बहुत ज्यादा है या बहुत अच्छा है, अभी मैं के निकलवाऊंगा आपसे, के बहुत अच्छा है यदि, तो अर्थ सरफेस कंफर्टेबल है, बढ़िया है, लोड को बियर कर लेगा। तो जबरदस्ती, अच्छा हमारे को ज्यादा खर्चा किसमें पड़ेगा, डामर में कि सीमेंट कंक्रीट में? जल्दी बताओ, खर्चीला ज्यादा कौन है? कॉस्टली, कॉस्टली विच वन इज मोर कॉस्टली? कौन सा? सीमेंट कंक्रीट पेमेंट। सीमेंट कंक्रीट पेमेंट हमारे लिए ज्यादा महंगा है सर। तो जब हमारे सॉइल का स्ट्रेंथ अच्छा है, ध्यान से सुनना, तो हम क्यों सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड करें? अच्छा, सीमेंट कंक्रीट क्यों करते हो भी बताऊंगा। स्ट्रेंथ अच्छा तो हम सीमेंट कंक्रीट क्यों करें? हम क्या किया, उस जमीन को मान लो पथरीला एरिया, जैसे हमारा एरिया सरगुजा सर, इसमें क्या क्या पथरीला एरिया, हमने गिट्टी बिछाया, जीएसबी बिछाया, डामर बिछाया, रोड बना दिया, एक ठो क्रेक नहीं आता है। पूरा कोरिया जिले में अब गाड़ी अंधाधुंध चला लो, एक ठो क्रेक नहीं। थोड़ा अंबिकापुर के आसपास क्रेक है क्योंकि वहाँ हैवी व्हीकल चलते हैं और मेंटेनेंस नहीं हो पाता। लेकिन बाकी आप वहीं घूम लो, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग में रोडें 10-10 साल, 5-5 साल बिना कोई तकलीफ के चलती है। दोनों चीजें, पहला ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत कम है और दूसरा नीचे का सबग्रेड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। यदि सबग्रेड स्ट्रेंथ खराब है, जैसे मेरे गांव वाला एरिया, सॉइल कोहेसिव सॉइल है जिसका सबग्रेड रिएक्शन बहुत कमजोर है, तब इस प्रकार के एरिया में क्या होगा दोस्तों? कोहेसिव सॉइल है जिसका सबग्रेड रिएक्शन बहुत कमजोर है, तब हमको जान गया कि नीचे का जमीन नहीं सह सकता लोड को, वो धंस जाएगा, वो दब जाएगा। तो हमने क्या किया? एक स्लैब बना दिया ऊपर। स्लैब में क्या खास बात है? स्लैब पूरा एक, जैसे टायर का लोड यहाँ पे पड़ा तो सिर्फ यही नहीं, यदि मैंने इसको स्लैब बना दिया मान लो, तो अब सिर्फ यही जगह लोड नहीं सहेगा, यही नहीं धसेगा, पूरा का पूरा स्लैब इसको सहेगा, इस लोड को। अब पूरा स्लैब इसको कैसे सहेगा? एज ए यूडीएल सहेगा। कैसे सहेगा इसको? डला है पॉइंट लोड, लेकिन ट्रांसफर ऐसे कैसे होगा सॉइल में? ट्रांसफर ऐसे कैसे होगा जल्दी बताओ? यूडीएल के रूप में ट्रांसफर होगा। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? सॉमर स्ट्रक्चर में यूडीएल क्या होता है कि वो भी बताना पड़ेगा। ठीक है, रेल के चक्के जैसा, रेल का चक्के से
मतलब ट्रेन के चक्के से रेल में, रेल मतलब पटरी में क्या लगता है, पॉइंट लोड। पटरी उसको गिट्टी में कैसे ट्रांसफर करती है, यूडीएल के रूप में। क्लियर है सभी को? तो वैसे ही यूडीएल के रूप में लोड को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। जब यूडीएल के रूप में होगा तो पूरा अर्थ सरफेस इसको सहेगा, तब उस समय चांस रहता है कि स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा हो। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा या रिजिड पेमेंट होगा, ये डिसाइड करने वाला कौन है, बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है, और उसमें भी मेन कौन है, के है दोस्तों। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हो गई? तो यहां पे लिख रहा हूं, फॉर पेमेंट सिलेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज के। इंपॉर्टेंट फैक्टर इज के। मेन डिजाइन क्राइटेरिया, मेन डिजाइन क्राइटेरिया, ध्यान से सुनो क्या लिख रहा हूं। फॉर, ये क्वेश्चन में आ चुका पेपर में, नगर निगम जेई के, फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए तो ये मेन डिजाइन क्राइटेरिया ही होता है। अब हमको पता चल गया यदि के अच्छा है तो हम कौन सा पेमेंट प्रोवाइड करेंगे, जल्दी बताओ। इफ के ऑफ द सॉइल इज गुड, देन विच टाइप ऑफ पेमेंट भी हम लोग किसको कंसीडर करेंगे, किस टाइप ऑफ पेमेंट को कंसीडर करेंगे, बोलो कौन सा पेमेंट, फ्लेक्सिबल पेमेंट, डामर वाला रोड। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को हम क्यों सजेस्ट किए, क्योंकि उसमें मेन डिजाइन क्राइटेरिया को डिजाइन करते समय कौन रहेगा, आपका वैल्यूएबल चीज कौन रहेगा, के रहेगा। इसको लिख लो जल्दी से, फटाफट लिखो, फटाफट लिख लिए सब लोग। यदि के अच्छा है तो सॉइल का स्ट्रेंथ अच्छा है तो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट यूज करेंगे। यदि के खराब है तो सॉइल का स्ट्रेंथ खराब है तो हम रिजिड पेमेंट यूज करेंगे। ध्यान से लिखो। चलो क्वेश्चन लिखो, न्यूमेरिकल लिख लो पहले इसको, फिर बोलो हो गया तो मैं न्यूमेरिकल बोलूंगा। जल्दी जल्दी, ई बचा है ना अभी, अभी ई पूरा बचा है। ई क्या होता है वो पढ़ाना है, सेकंड पॉइंट। फिर हम लोग इसको कम से कम ये टेस्ट को खत्म करते दोस्तों। हो गया, लिख लिए सब लोग? चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन लिखो जल्दी से, न्यूमेरिकल। ए प्लेट लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन ए प्लेट लोड टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन a plate load test was conducted on a subgrade using a 30 centimeter diameter plate. A plate load was conducted on a subgrade using a 30 centimeter diameter plate. Using a 30 centimeter diameter plate, if the load corresponding to a settlement of if the load corresponding to a settlement of if the load corresponding to a settlement of 1.25 mm corresponding to a settlement of 1.25 mm and 2.5 mm and 2.5 mm is 1500 kg, is 1500 kg and 1000 kg, 1000 kg. If the load, फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, if the load corresponding to a settlement of 1.25 mm and 2.5 mm is 1500 and 1000 kg, is 1500 and 1000 kg. Then the modulus of subgrade reaction for standard plate is इन केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में बताना है, इन केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा मैं इसका यूनिट बताना भूल गया यार, यूनिट भी लिख लेते हैं अपन, के का यूनिट निकाल लेते हैं, यूनिट ऑफ के। चलो एक हेडिंग छोटा सा पहले किनारे में कहीं भी डाल दो, छोटा सा, वहीं जहाँ पीछे लिखे होगे
के का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ के, छोटा सा सब हेडिंग डाल लो, कहीं भी किनारे में डाल लो, एक लाइन का है ये मात्र। चलो पी बाय डेल, पी का यूनिट क्या है, चलो बताओ, पी का यूनिट केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यस और नो, होता है कि नहीं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है यार, ये देख, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय डेल, डेल का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो के का फाइनल यूनिट क्या बनेगा, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एमपी, भूल गया था मैं, इसको लिखवाना, लिख लो इसको, किनारे में कहीं भी छोटा सा लिख लो। अब न्यूमेरिकल बनाओ फटाफट, चलो। हाँ मैम, क्या हुआ, क्यूब केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, नहीं कर पाओगे इसको। हम्म, ऐसा मैडम, केजी अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर अपॉन वन, क्या हुआ, ये देखो 1 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, करो जल्दी जल्दी करो। चलो इस न्यूमेरिकल को बना के दो मेरे को फटाक से, फिर मैं ई का कहानी बताऊंगा। हो गया सभी का, ट्राई करो। तुम सिर्फ एक के लिए निकालोगे जिसका जो स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन है, भले कितनों प्रकार का डिफ्लेक्शन दिया हो, सबके लिए तुमको नहीं निकालना है, सिर्फ एक स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन के लिए तुमको निकालना है। चलो ट्राई करो, ट्राई करो। सभी लोग, चलो इधर मैं कर देता हूँ, फटाफट बना देता हूँ। चलो इधर देखते हैं, पहले प्रेशर निकालना है, प्रेशर फॉर स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन, फॉर स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन, स्टैंडर्ड डिफ्लेक्शन कितना होता है, 0.125 सेंटीमीटर या 1.25 mm के लिए। तो जब 1.25 mm के लिए प्रेशर की लोड कितना लग रहा है, जल्दी बताओ, लोड कितना लग रहा है, 1500 केजी, डिवाइडेड बाय पर सेंट, डिवाइडेड बाय प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। अब एक चीज तुमको याद रखना है, इस न्यूमेरिकल के लिए तुमको दो वैल्यूज कम से कम याद रखनी होंगी, एक पाई बाय 4 इंटू 30 का स्क्वायर का वैल्यू, और एक पाई बाय 4 इंटू 75 का स्क्वायर का वैल्यू। तुम पेपर हॉल में ये नहीं बोल सकते हमको कैल्सी नहीं दिया गया, ट्रांसपोर्ट में कुछ चीजों का मान तुमको याद करना पड़ेगा। चलो कैल्सी से निकाल के दो, कितना आएगा ये, पाई बाय 4 इंटू 30 स्क्वायर, पाई बाय 4 इंटू 75 का स्क्वायर, जल्दी निकाल के दो, फटाफट करो। अच्छा प्लेट कौन सा, सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है, क्वेश्चन में देख के बताओ तो, कौन सा प्लेट लिखा है, डायमीटर दिया है ना, 30 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है ना। ठीक है, सर्कुलर प्लेट है। चलो चलो जल्दी, दोनों का वैल्यू निकाल के दो कैल्सी से, पाई बाय 4 इंटू 30 का स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, बोलो जल्दी बोलो। हाँ मैम, 85, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ना, कि आप सेंटीमीटर स्क्वायर में बता रहे हो ना, ठीक है। पाई बाय 4 इंटू 75 के स्क्वायर का बताओ, वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ कितना होगा, इसको आपको याद करना पड़ेगा भैया। हाँ मैम,
4417 4417.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको देख लो सब लोग, सही आया क्या, एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक। ठीक है, π/4 इंटू डी स्क्वायर, π/4 इंटू डी स्क्वायर। चलो यहाँ पे लिखते हैं 1500 kg डिवाइडेड बाय 706.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर आ जाएगा, जल्दी निकालो। 7 दूनी 14, नहीं आ जाएगा, जल्दी बताओ। 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा या 2 से कुछ कम आएगा? बिल्कुल 2 से कुछ कम आएगा, 1.9 समथिंग समथिंग आएगा। देखो 706 है, 2.12 आ जा रहा है। अच्छा 750 गुणित 15 होगा ना, 7 दूनी 14 होता है। ठीक है ठीक है, 2 से ज्यादा आएगा, 2.12 आएगा। ठीक है, चलो जितना भी आए 2 दशमलव कुछ कुछ आएगा, मान लेते हैं। हमारे पास कैल्सी नहीं है तो ये याद है, यदि है तो अपन को अप्रोक्सीमेट कितना आ गया प्रेशर का वैल्यू, 2 समथिंग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नाउ के क्या आएगा, जल्दी बताओ। के इज इक्वल टू क्या आएगा, पी अपॉन डेल। तो कितना हुआ, 2.12 डिवाइडेड बाय 1.25 mm में है। ठीक है, तो अपन को इसको किस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि अपना पी किस में है, जल्दी बताओ। केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो 1.25 को अपन को किस में बदलना पड़ेगा, 0.125 में बदलना पड़ेगा। ये हुआ केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में हुआ। हो जाएगा, कर लोगे? जल्दी बताओ, यस और नो बोलो भैया लोग, फटाक से। नहीं कर पाओगे कि कर लोगे, बोलो। चलो नहीं बन पा रहा, कोई बुराई नहीं है। इसको 2 1 5 कर दो ना, 2 1 5, तो ये 5 से कट जाएगा। अरे नहीं हो रहा है 2 तो 5 ही ले लेते ना बाबू, क्या दिक्कत है। ठीक है, 5 से कटा दो। अब 2 1, अब तुम लोग ऐसा मत सोचते सर ये काहे ले लिए, थोड़ा अपने सहूलियत के लिए। अब नहीं बन रहा है तो कैसे करूं मैं, ले लिया 2 1 5। चलो बना के तो जल्दी से, कितना होता, 5 चौका 20, 1 दिया 5 दिया 15, 0.5 एकम, 5 दूनी 10 और 5 पंचा 25, 0.25, और इधर हुआ 4.3 सर। 4.3 को फिर मैं क्या मान लिया, हल्का सा 4.5 मान लिया सर। तो 5 हम 25, 0.5 और ये कितना हो गया, 5 मिया 45, 0.9। अब 0.5 और 0.9 को मैं हल्का फुल्का कुछ कुछ कर सकता हूँ या डायरेक्ट यहीं से कर सकता था। 25 से कम 25 और कितना बच गया 20, तो 25 अट्ठे 200, 0.12। देखो तो कितना आ रहा है, केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ रहा है देख के बताओ तो एक बार फटाक से, देख के बताओ तो। अरे कैलसी से करो ना, तुम लोग कैलसी से करो तुम, है मैम। 16.96 आ रहा है, कहाँ गलती कर दी यार मैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ एक बार। अच्छा ये 0 पॉइंट है, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट खसकाएंगे तो 1.25 हो गया, 12 के लगभग आना चाहिए था। चलो ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो तो 16.16, मेरे से गलती हुआ होगा कहीं पे। अभी यही ले लो, 16.16 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, अभी उतना मेरे पास समझ नहीं, हड़बड़ी हड़बड़ी में। चलो 16.16 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब के का मान आ गया। ये के किसका है, 30 का है। हमको के किसका बोल रहा है, यदि मान लो 70 का बोलता तो क्या करते, जल्दी बताओ। K1 D1 इज इक्वल टू K2 D2। चलो K1 कितना है, 30 का कितना है, K30, ऐसा लिख देते K30 इंटू D30 इज इक्वल टू K75 इंटू D75। K30 का मान कितना है 16.16 इंटू D30 कितना है 30 इज इक्वल टू K75 कितना नहीं पता है सर, इंटू D75 कितना 75। तो चलो K75 का मान बताओ। K75 इज इक्वल टू 16.16 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 75। चलो करो जल्दी जल्दी, इसका फाइनल वैल्यू बताओ। 2.150, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.125, घटाते हैं 12। कितना आया, 6.46 K75 का मान है। चलो यहां तक का आंसर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन भी हुआ, जल्दी से ई का 2 वैल्यू लिख लेते हैं, फॉर फ्लेक्सिबल एंड फॉर रिजिड। ठीक है, के तो सिर्फ किसके लिए यूज होता है, फ्लेक्सिबल के लिए। ई दोनों के लिए यूज होगा, फॉर फ्लेक्सिबल एंड फॉर रिजिड पेमेंट।
तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, ई निकालेंगे, ई इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या बताएगा इसको देखते हैं। ई के दो फॉर्मूले होंगे, फर्स्ट ए इज इक्वल टू 1.5 पी ए बाय डेल, सेकेंड ई इज इक्वल टू 1.18 पी ए बाय डेल। पी अलग रखना, ए अलग रखना ना, पी इंटू ए कर लो, ज्यादा है तो। दो अलग अलग चीजें हैं क्योंकि तुम लोग पी एक साथ जोड़ दोगे। ध्यान से सुनो। अब ये दो फार्मूला है ई का, 1.5 1.18 हमको याद करना है। ई होता क्या, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। जल्दी बताओ यस और नो। ये क्या बताता है, ये क्या चीज शो करता है, जल्दी बताओ, कौन बताएगा ये क्या चीज शो करता है। अच्छा, ई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। जल्दी बताओ यस और नो, होता है कि नहीं होता है। अरे कुछ तो बोलो, होता है। यदि मैं बोलूं कि स्ट्रेन का मान बढ़ेगा, स्ट्रेन बराबर क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मान लो लेंथ है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ई कब बढ़ेगा, जब डेल एल बढ़ेगा, यस और नो। जल्दी बताओ ई का मान कब बढ़ेगा, जब डेल एल का मान बढ़ेगा, यानी कि चेंज इन लेंथ का मान बढ़ेगा। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलते जा रहा हूँ, क्लियर हो रहा है। थोड़ा स्पीड चल रहा हूँ, कई लोग तो फट के फेंका गए होंगे। चलो एक काम करते हैं, ई को ना कल शुरू करता हूँ, क्योंकि फिर 15-20 मिनट ब्रेक देना पड़ेगा मेरे को 9 बजे तक का, तो देंगे, ठीक है चलो। तो अब तुम लोग से 9 बजे मिलता हूँ एफएम के लिए, इसको यहीं पे ब्लॉक करते हैं, ठीक है। अपन ई से कल फिर से पढ़ेंगे, हड़बड़ी का काम बेकार होता है। यहाँ से अपन कल फिर से पढ़ेंगे, जाओ मजे करो। एफएम मिलेंगे ना अभी 9 बजे, चलो जाओ जा करो।